आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। जो लैंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ सरफेस का जो टोटल एरिया है उसका 30% लैंड ही कवर करता है, बाकी के 70% पे वाटर है। अब देखो, जो अर्थ के डिफरेंट पार्ट हैं उनमें पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे लैंड टाइप कैसा है एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं वहां की। देखो, जो स्टीप स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स की एंड डेजर्ट एरियाज हैं या फिर जो थिक फॉरेस्टेड एरियाज हैं वहां पर लेस पॉपुलेशन होती है, जबकि जो प्लेन्स हैं एंड जो रिवर वैलीज हैं वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है। देखो, होता क्या है कि जो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज हैं वहां पर ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एंड यहाँ पर जो डेजर्ट एरियाज हैं एंड जो थिक फॉरेस्टेड एरियाज हैं वहां पर रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से वहां पर लेस पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है लैंड यूज। देखो, लैंड का यूज होता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसेस बनाने में, रोड बनाने में लैंड का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो लैंड यूज है ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं टोपोग्राफी, सॉइल, मिनरल्स, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो, अब एग्रीकल्चर के लिए ऐसी लैंड यूज में लाई जाती है जहां पर वाटर इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, माइनिंग के लिए वो वाली लैंड यूज में लाई जाती है जहां पर मिनरल्स अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है लैंड, 2 टाइप की होती है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखो, जो प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल का हक होता है। ठीक है, लेकिन जो कम्युनिटी लैंड है उस पे बहुत सारे लोगों का हक होता है, यानी कि एक कम्युनिटी का एक हक होता है ताकि वो फॉडर, फ्रूट्स एंड नट्स को वहां से कलेक्ट कर सके। देखो, जो कम्युनिटी लैंड है इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। इसके बाद है कि जब पीपल ज्यादा होंगे तो पीपल्स की डिमांड भी ज्यादा होगी, लेकिन जो लैंड है वो लिमिटेड है, तो पीपल्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो कॉमन लैंड है इसको तो कमर्शियल एरियाज बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है, एंड जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसका यूज कर लिया जाता है रूरल एरियाज बनाने के लिए। अब देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, इनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो ये सभी चीजें हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एंड लैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब जो ये फॉरेस्ट एंड लैंड का डिस्ट्रक्शन है इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करके। अब कौन कौन से मेथड है जिनसे लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है? फर्स्ट है एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा के। उसके बाद है लैंड रिक्लेमेशन। उसके बाद है रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का रेगुलेटेड यूज ही होना चाहिए। अगर इसका ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, मतलब एक्सेसिव यूज होगा, तो जो सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी केमिकल्स की वजह से। उसके बाद है कि जो ओवर ग्रेजिंग है उस पर रोक लगानी चाहिए। ये सभी मेथड है जिनसे लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। देखो, जो अर्थ की सरफेस है उस पर जो सबसे ऊपर की लेयर है वो थिन होती है। ठीक है, उस पर ग्रेनी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि अर्थ की सरफेस को कवर करके रखता है, उसे बोलते हैं सॉइल। ठीक है, जो सॉइल है ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स की बनी होती है। नेक्स्ट है सॉइल को फर्टाइल तभी बोलते हैं जब सॉइल में मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का एक प्रॉपर रेशो होता है। ठीक है, अगर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का प्रॉपर रेशो होगा तो सॉइल फर्टाइल होगी। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है पेरेंट रॉक। देखो, जैसी पेरेंट रॉक होगी, मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट रॉक में होंगे वही कैरेक्टर्स आएंगे सॉइल में। ठीक है, क्योंकि पेरेंट रॉक से ही सॉइल बन रही है। तो जैसे कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मिनरल्स पेरेंट रॉक में होंगे, सेम वही सॉइल में होंगे। सेकंड है क्लाइमेट। क्लाइमेट में आता है कि जो टेम्परेचर, रेनफॉल है, ये रॉक की वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिलीफ। अब ये रिलीफ क्या होता है? देखो, जो एल्टीट्यूड है एंड जो स्लोप है ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल का क्या एक्यूमुलेशन होगा, सॉइल का कैसे एक्यूमुलेशन होगा। नेक्स्ट है फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
देखो जो फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं एंड सॉइल में मिला देते हैं। तो जो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें ह्यूमस भी होता है और ये जो ह्यूमस है ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही बनता है। नेक्स्ट है टाइम। देखो जो टाइम है वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस क्या होगी। अगर मान लो कोई रॉक वेदर हो रही है, ठीक है, वहां पर अगर आप 1 साल बाद देखोगे तो जो सॉइल है उसकी लेयर एक पतली सी लेयर होगी, लेकिन अगर आप 100 साल बाद जाके देखोगे तो वहां पर जो सॉइल है उसकी लेयर बहुत ज्यादा मोटी होगी। तो ये टाइम पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना कि सॉइल प्रोफाइल की जो थिकनेस है वो कैसी होगी। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? देखो जब बहुत सारी रॉक डेब्रीज किसी ढलान से नीचे की तरफ आ जाती हैं तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, ठीक है। अब कॉजेज क्या है लैंडस्लाइड्स के? अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वॉल्केनोज, प्रोलॉन्ग रेनफॉल। देखो जब ज्यादा बारिश होती है तो बोलते हैं कि हिली एरियाज में नहीं जाना चाहिए, वहां पे लैंडस्लाइड हो जाएगा, ठीक है। वहां पर इसीलिए लैंडस्लाइड हो जाता है ज्यादातर क्योंकि वहां पर लगातार बारिश होती रहती है। नेक्स्ट है मिटिगेशन मैकेनिज्म। इसके लिए कुछ टेक्निक फॉलो की जाती हैं। फर्स्ट है जिसमें ऐसे एरियाज का पता करना जहां पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो उन एरियाज में जहां पर लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां पर बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट है जिस एरिया में लैंडस्लाइड होती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन लगानी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो रूट है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से वहां पे लैंडस्लाइड के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड टेक्निक है जिससे लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है, वो है रिटेंशन वॉल का कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। किसी पहाड़ी के पास जहां पर लैंडस्लाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर रिटेंशन वॉल बना देनी चाहिए, ताकि अगर पहाड़ी से कोई सॉइल या फिर कोई रॉक अगर नीचे आती है तो वो रिटेंशन वॉल उसको रोक लेती है, ठीक है। उसके बाद है सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें ह्यूमस होते हैं एंड वेजिटेशन होता है। आपने देखोगे छोटे छोटे से पौधे लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है उसमें सैंड होती है, सिल्ट होती है एंड क्ले होती है। जो थर्ड लेयर है उसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है। आपने देखा है ना छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से होते हैं, वो होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की वो है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से ही सॉइल बनती है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। देखो जो मेजर कॉजेज हैं सॉइल डिग्रेडेशन के वो है सॉइल इरोजन, सॉइल डिप्लीशन, लैंडस्लाइड्स, फ्लड एंड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट है मल्चिंग। देखो होता क्या है कि जहां पर प्लांट्स लगे होते हैं वहां पर दो प्लांट्स के बीच में जगह खाली होती है, ठीक है। उस जगह को अगर ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ से यानी कि जो भूसा होता है उससे कवर कर दिया जाए तो उस जगह की सॉइल का मॉइस्चर बना रहेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं मल्चिंग। सेकंड है रॉक डैम। जो रॉक डैम है वो कैसे बनता है? पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के रॉक डैम बनता है, जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है वो कम हो जाता है। अब देखो जब वाटर फ्लो करता है तो अपने साथ सॉइल को भी ले जाता है। अगर वाटर का फ्लो कम होगा तो जो सॉइल लॉस है वो भी कम होगा। थर्ड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि जो हिली एरियाज हैं वहां पर हिल्स के ऊपर ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स बना लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्लैट सरफेसेस हैं इन्हीं पर ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जो ये फ्लैट सरफेसेस हैं इनके क्या फायदे होते हैं? एक तो ये जो ये वाटर का फ्लो है उसको कम कर देते हैं। सेकंड सॉइल इरोजन कम होता है। फोर्थ है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको ऑल्टरनेट रोज में ग्रो किया जाता है। साथ के साथ जो ये क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट टाइम्स पे लगाना चाहिए ताकि जब बारिश हो तो बारिश के पानी के साथ सॉइल ना बह जाए। इस तरह से इंटरक्रॉपिंग मेथड है वो हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में। फिफ्थ है शेल्टर बेल्ट्स। देखो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा हवाएं चलती रहती है, बहुत ज्यादा आंधी आती है। हवाओं की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है वो हवा के साथ उड़ जाती है, ठीक है। तो हवा के साथ जो सॉइल की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है वो ना उड़ जाए उसके लिए उस एरिया में बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होंगे तो जो विंड है उसकी मूवमेंट कम होगी। सिक्स्थ है काउंटर बैरियर्स। देखो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर स्टोन्स, ग्रास एंड सॉइल्स के बैरियर बना लिए जाते हैं, ठीक है। और उन बैरियर्स के पास ट्रेंचेस बना लिए जाते हैं। ट्रेंचेस क्या होते हैं? गड्ढे
टाइप बना लिया जाता है जहां पर वाटर कलेक्ट होता रहता है एंड वहां पे जो सॉइल है उसका मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसको कंजर्व किया जा सकता है। थर्ड है वाटर। वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ सरफेस का 2/3 जो पार्ट है वो ओशियन ने कवर करके रखा है। अब जो ओशियन है ये वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं जो ओशियन के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो एल्गी है वो भी प्लांट की कैटेगरी में ही आती है। बहुत सारी ऐसी एल्गी हैं जो ओशियन में मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ओशियन का वाटर इवेपोरेट होता है आसमान में जाकर, वो क्लाउड बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बारिश होती है यानी कि जो रेन होती है वो वाटर प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो इस तरह से जो ओशियंस हैं वो प्लांट एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ओशियन वाटर है वो सलाइन होता है यानी कि खारा होता है। ये ह्यूमन नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। ना ह्यूमन ओशियन वाटर को पी सकता है, ना ही किसी और यूज में ला सकता है। अर्थ पर केवल 1% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है जिसको ह्यूमन यूज कर सकता है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। देखो, जो वाटर बॉडीज हैं जैसे ओशियन, पॉन्ड, रिवर, इनसे वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है। आसमान में जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद बारिश होती है, ठीक है। फिर जो ये रेन वाटर है ये वापस से ओशियन, पॉन्ड एंड रिवर में आता रहता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसी साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। वाटर का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग, वॉशिंग में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के। देखो, जो ये सभी एक्टिविटीज हैं इनमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। इन सभी एक्टिविटीज में हम ओशियन वाटर यूज नहीं कर सकते। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देखो, वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर फ्रेश वाटर की स्कैरेसिटी है। वो रीजन्स है अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of western USA, parts of South America, entire Australia are facing shortages in fresh water supply। अब इन एरिया में ऐसा नहीं है कि कभी फ्रेश वाटर था ही नहीं, फ्रेश वाटर था, ठीक है। अब इन एरिया में शॉर्टेजेस क्यों है फ्रेश वाटर की? पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, अर्बनाइजेशन होने की वजह से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फ्रेश वाटर, ये भी एक मेन रीजन है। इसके बाद कि जो वाटर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, उनमें कंटेमिनेशन होने की वजह से इन सभी रीजंस में फ्रेश वाटर की शॉर्टेज आई है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड क्यों है? क्योंकि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इजीली पॉल्यूट हो जाते हैं। तो मेजर कॉजेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के? वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, पार्शियली ट्रीटेड सीवेज एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स। और इन सभी में होता क्या है? इन सब में होता है नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो कि वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। अब देखो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है एंड जो सीवेज है, इनको वाटर रिसोर्सेज में तो डाला जाता है। इनको वाटर रिसोर्सेज में डालने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि ये वाटर को पॉल्यूट ना कर सके। नेक्स्ट है, देखो, जो कैनाल्स जिनका हम यूज करते हैं फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, वो बिल्कुल प्रॉपर बनी होनी चाहिए ताकि वाटर का सीपेज ना हो सके। सीपेज का मतलब क्या है? अगर कैनाल में किसी तरह का होल होगा या फिर कोई दरार होगी तो जो कैनाल के नीचे सॉइल है ना, वाटर सारा उस सॉइल में चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा वाटर लॉस हो सकता है। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कैनाल्स प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है जो ड्राई रीजन्स हैं, मतलब जहां पर टेम्परेचर हाई रहता है वहां पर हाई इवेपोरेशन रेट रहता है। तो ऐसे रीजन जहां पर हाई इवेपोरेशन रेट है वहां पर इरिगेशन का बेस्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, अपने सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, जो प्लांट्स है, प्लांट से हमें टिम्बर मिलता है, प्लांट्स एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसको हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा प्लांट से हमें क्या मिलता है? नट्स मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गम, ऑयल, ग्रेन्स और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं प्लांट से। नेक्स्ट है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें आते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, मीट एंड वूल। अब जो इंसेक्ट्स है, जैसे जो बीज हैं, उनसे हमें मिलते हैं हनी, एंड जो बीज हैं वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो सिल्क वॉर्म होता है उससे हमें सिल्क मिलता है। अब देखो,
जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो वल्चर हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स एंड वल्चर एज ए स्कैवेंजर्स भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखो किसी एरिया में वेजिटेशन की ग्रोथ कैसी होगी ये डिपेंड करता है उस एरिया के टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। अब देखो वो एरिया जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, मॉडरेट रेनफॉल का मतलब ये है कि ना वहां पर ज्यादा रेन हो रही है ना बहुत कम रेन हो रही है, ठीक है, उस एरिया में बिल्कुल मीडियम रेन हो रही है। तो ऐसा एरिया जहां पर मॉडरेट रेनफॉल है वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा। जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से उस एरिया के ट्रीज का साइज कम होगा एंड ट्रीज की डेंसिटी कम होगी। तो ऐसे एरिया जहां पर मॉडरेट रेनफॉल है वहां पर ट्रीज शॉर्ट स्टंटेड होंगे एंड उस एरियाज में ग्रासेस ग्रो करती हैं, ठीक है। तो जो मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया है वहां पर ग्रासलैंड्स बनते हैं। मॉडरेट रेनफॉल के बाद है हैवी रेनफॉल। देखो ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है उन एरियाज में जो ट्रीज का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में बनते हैं फॉरेस्ट। उसके बाद है लो रेनफॉल। ऐसे एरिया जहां पर बारिश बहुत कम होती है उन एरियाज में थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स पाए जाते हैं। यहाँ पर स्क्रब्स वो वाले स्क्रब्स नहीं है जिनसे बॉडी साफ की जाती है। ये जो स्क्रब्स हैं ये प्लांट्स का ही एक टाइप होते हैं जो कि लो रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ये थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स हैं इनकी रूट्स बहुत डीप रूट्स होती हैं, मतलब सॉइल के अंदर बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। और जो इनकी लीव्स हैं उन पे कांटे पाए जाते हैं एंड लीव्स पे वैक्सी लेयर होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो रेनफॉल से हमें क्या पता चलता है कि जो लो रेनफॉल वाले एरिया है वहां पर थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स पाए जाते हैं। हैवी रेनफॉल वाले एरिया है वहां पर फॉरेस्ट बनते हैं, ठीक है, जबकि जो मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया है वहां पर ग्रासलैंड्स बनते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की नीड क्यों है? देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लाखों रुपए कमाने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं एंड उनके स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फीदर्स इनको इलीगली तरीके से इनका ट्रेड करते हैं ताकि वो लाखों रुपए कमा सके। क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि अगर वो इलीगली तरीके से इनको मारा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाएगा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं एंड बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अवेयर किया जाए ताकि जो अवेयरनेस है उससे वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाए और इनमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए। नेक्स्ट है रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं जैसे सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, जिससे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर होंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। नेक्स्ट है बहुत सारी कंट्रीज ने लॉज बनाए हैं ताकि बर्ड्स, एनिमल्स की किलिंग ना की जाए एंड उनका ट्रेड ना हो सके। इसके अलावा इंडिया में लायन, टाइगर, डेयर्स एंड पिकॉक की किलिंग इलीगल है।